देश परदेश में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में हमारी संसद और भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों को मिला करके उनमें एक भी मुसलमान सांसद या विधायक नहीं बचेगा। 7 जुलाई को ऐसा होगा। आज राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस बात जानने की ज़रूरत है। ये बताइए कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी जिसमें हर 7वां व्यक्ति अदृश्य हो जाए, उसे हम कैसे राष्ट्रीय कहेंगे? उसे उतना ही कहेंगे कि अपने आप में अधूरी है पार्टी। अगर एक समुदाय जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय, उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार में, तो हमारी सरकार कैसे कहलाई जाएगी जनतांत्रिक है? अपने आप को तो भाजपा कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी दुनिया में है हम। उन्होंने कह दिया ऐसा। 10 करोड़ लोग उनके पास हैं। वैसे बात अलग है कि ट्रंप के 10 करोड़ अनुयायी थे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के, लेकिन कहने की बात आती है तो भाजपा कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी। अगर आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और आप एक 15% का जो समुदाय है उसको बिल्कुल भूल जाएं, उनको याद भी न रखें, तो कैसे आप माना जाए कि राष्ट्रीय हैं आप? तो इसमें जो है एक तरह से देखें तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ काबिल लोगों को जगह देते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 15% लोगों में कोई काबिल नहीं होगा। अगर हमारी संस्कृति, हमारी जो भी देखें, जिस समुदाय से हमने 3 राष्ट्रपति दिए, जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, उसी समुदाय से 3 राष्ट्रपति बने हैं, तो कैसे कह सकते हैं हमारे उनमें कोई काबिलियत नहीं है? उपराष्ट्रपति देखें तो आप जाकिर हुसैन भी थे और कई और रह चुके हैं, 2-3 और भी रह चुके हैं। हिदायतुल्लाह साहब भी थे और हामिद साहब भी थे। तो वहाँ भी उनकी काफ़ी तादाद के नाम पे देखिए तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और हमने उनको माना भी। एकाएक कैसे हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी में 303 सांसद लोकसभा के, 95 राज्यसभा के, करीब 1401 के आसपास मान लीजिए विधायक, उनमें से एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं होगा। ये सुन के कैसा लगता है आपको? क्या ये लगता है कि हम जनतांत्रिक हैं या लोकतंत्र हैं? अगर हर 7वां व्यक्ति अदृश्य हो जाए तो हम 1/7वां कम हो जाएंगे लोकतंत्र के नाम पे, हम बड़े नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे लगती है कि आखिर भाजपा इस बात को समझती कि नहीं, कि उसको बुरा क्यों नहीं लगता कि ऐसा कि हो नहीं सकता कि 7वां व्यक्ति अदृश्य हो जाए? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये नॉर्मल है? अपने आप में कोई ना कोई वजह होगी। उसकी वजह यही है कि उन्हें मान लिया है कि हम हिंदुत्व पार्टी हैं, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और इसके अलावा किसी और की जगह नहीं है। जो और हैं वो पहले नंबर पर नहीं रहेंगे, दूसरे नंबर पर नागरिक हो सकते हैं, पहले के नहीं हो सकते। सबसे अच्छा होगा कि जैसे उनके तमाम जो उसे कहिए आप पागलपन की हद तक जो एक हाशिए के छुटभइये हैं, जिनमें आप नाम ले लीजिए, जती का नाम लीजिए, या इस तरह के जो तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक एक भी मुसलमान देश में है वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। एक भी मुसलमान देश में हो तो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जो मुसलमान यहाँ 500 साल से हैं, जो जब भी बने वो मुसलमान, चाहे धर्म परिवर्तन से, चाहे जिस भी तरह से हैं इस देश के बाशिंदे, उन्होंने तय किया 15 अगस्त 1947 को इसी देश में रहेंगे। उनकी तादाद आज उनसे बड़ी तादाद कहीं नहीं मिलेगी मुसलमानों की, आपको थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा नहीं। तो हम उन्हें कैसे भूल जाएं और हम कैसे इतनी बड़ी पार्टी जो हमारी है वो कहती है कि हम जनतांत्रिक हैं। और आप इंग्लैंड का हिसाब देखिए, वहाँ करीब 10% जो हैं के आसपास जो हमारे सांसद हैं वो भारतीय मूल के हैं या हिंदू मूल के या मुसलमान समुदाय से हैं। तो जब एक औपनिवेशिक देश जिसने हमारी ज़मीन पे 150 साल 200 साल राज किया, और जब यहाँ से लोग इंग्लैंड पहुँचे, जैसे किसी ने कहा था, उपनिवेशवाद की एक सबसे बड़ी देन ये है कि जब आप किसी देश को गुलाम बनाते हैं
आप उसके गुलाम बन जाते हैं। तो आज की स्थिति में देखें आप, इंग्लैंड में संभावना है कि भारतीय प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि एक मुसलमान लंदन का मेयर बना और एक नारायण मूर्ति के दामाद वहाँ के वित्त मंत्री हैं, जिनकी चर्चा होती है कि शायद प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये तमाम देश पहली पीढ़ी में आए हुए लोगों को इतने बड़े ओहदे दे रहे हैं, और हम जो लोग 500 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। जब भी कोई हमारे मूल का सफल होता है राजनीतिक किसी दूसरे देश में, हम उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे निकी हेली हो, चाहे बॉबी जिंदल हो। ये बात अलग है, वो हमें घास देते नहीं हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं, मूल्य बदल चुके हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनकी सामरिक ज़रूरतें अलग हैं, वो हमसे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन फिर भी जैसे आपने देखा कई बार न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल भारतीय थे, उनको बुलाया जाता था, सम्मान दिया जाता था। शिव सागर राम गुलाम, आयरलैंड के भी जो प्रधानमंत्री थे वही भारतीय थे। तो भारतीय मूल के तमाम लोगों ने बाहर जो जाएंगे प्रतिभा के हिसाब से बहुत कुछ किया है। अगर वहाँ पर हम कर सकते हैं, उसकी हम तारीफ़ करते हैं, तो यहाँ पे जो लोग सैकड़ों साल से बसे हुए हैं उनको हम क्यों कहते हैं कि आप हमारे हिस्सा नहीं हैं? ये बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें, ईरान के जो भी विदेश मंत्री देश में आए हुए हैं, उन्हें मुलाकात के प्रधानमंत्री से की, विदेश मंत्री से की, जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं उनसे की, सुरक्षा के ऊपर डोवाल साहब से। सब ने ये बात कही कि भारत की परंपरा रही है सर्वधर्म समभाव की। भारत अपने आप में सबको जोड़ने वाला देश रहा है, इसकी सीमाएं खुली हुई थी, सबको स्वीकार करता था। तो ऐसे माहौल में जो एक बातचीत हुई है इनके साथ, विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री के साथ, उसमें भारत सरकार ने कहा कि हम संविधान के साथ चलते हैं, हमारे यहाँ किसी धर्म को अलग तरह से देखते नहीं हैं, सब बराबर हैं। ये बात उन्होंने कही। लेकिन ये बात ऊपर तो कही, क्या नीचे भी कही जा रही है? आपने सरकार के स्तर पर कही, क्या पार्टी भी कर रही है? जब तक ये बात फिर से दोबारा 8 साल जो हमारा जहर घोला गया है उसको काटने के लिए फिर से हर गांव, हर घर नहीं पहुंचेगी, तब तक ये जहर जो है ख़त्म नहीं होगा। वो ख़त्म नहीं होगा तो ये जो दुराव चलता रहेगा, वैमनस्य चलती रहेगी, झगड़ा चलता रहेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हम अपनी छवि विदेश में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही छवि हम अपने आप में भी देखें। उनमें जो दोनों की दूरी है वो कम की जाए। ये कौन करेगा कम? अब चाहे वो जो मुसलमानों की नेतृत्व है उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से अपना हिस्सा, 7वां हिस्सा किस तरह से मांगे। जहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी होने का या सत्ता में होने का, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से वो सत्ता की पार्टी को अपनी पार्टी बनाए। 2-4 लोग उसमें गए, उन्होंने तारीफ़ भी की, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया। जो उनके राज्यसभा में सदस्य थे उनको सीट नहीं दी जा रही इस बार। तो इसमें गलती तो खैर उनकी है जो नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो लोग पीछे हटाए जा रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कैसे इससे फिर से जुड़ें, कैसे अपनी जगह फिर से बनाएं। जगह बना सकते हैं अपनी पार्टी होकर के, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। अगर मुसलमानों की पार्टी का प्रतिनिधित्व सिर्फ मुसलमान करेंगे तो फिर हम बट के एक नहीं हो पाएंगे। उनको राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा होना पड़ेगा, जैसे कांग्रेस ने किया था। हमने जब देश आज़ाद हुआ तो रफ़ी अहमद किदवई हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे। मौलाना आज़ाद की बात होती है जो उन्होंने शिक्षा की बात की। आपने जाकिर हुसैन का नाम सुना। यानी कि हमने हिंदू मुसलमान का फ़र्क तब देखा नहीं, और वही सही होना चाहिए था। लेकिन ये कह के कि उनकी उनके यहाँ जन्म दर बहुत ऊंची है और उससे उनका प्रतिशत बढ़ रहा है। भाई कितना बढ़ रहा है? आपने 75 साल में देखा 13-13.25 से 14-14.5% हुआ वो। लेकिन अगर आप देखें कायदे से
तो ये हो सकता है जनगणना की गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक भावना बना दी गई है कि वो उनकी जन्मदर बहुत ज़्यादा है और जहाँ भी 30% हो जाते हैं मुसलमान, वहाँ शरिया लॉ शुरू हो जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि कई ऐसे जो कानून हैं जिनकी बातचीत हो रही है हमारे देश में, वो इस्लामिक देशों में हर जगह बराबरी से उसका इस्तेमाल हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। हर देश, हर समाज अपने हिसाब से धर्म का एक उसका एक मतलब निकालता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है। हम भी वो करेंगे, हमें भी करना पड़ेगा और हम करते रहे हैं। लेकिन उसको इस दिशा में ले जाने की बात है जहाँ बात बराबरी की हो, जहाँ समता की बात हो, बराबरी, वो चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन पर हो, चाहे आर्थिक मामलों में हो, उसके नाम पे उनको कहीं भी ये ना लगे कि किसी को हम निकाल रहे हैं व्यवस्था से, जाति, धर्म या किसी भी और नाम को लेकर के। तो सब मिला के हमारा ढांचा जो संविधान का है उसमें कोई गैर बराबरी नहीं है। गैर बराबरी सिर्फ जो संविधान से अलग होकर चलना चाहते हैं, जो सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो किसी भी वजह से औरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो कड़ी करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ये लगी कि सरकारी स्तर पर ऐसा नहीं है। सरकार ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। वो बात चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो वो बात उसको अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझानी पड़ेगी कि हम जो हमारे में जो विकृतियाँ आ गई, जैसे भागवत साहब ने कहा कि हमारी प्रकृति में ये नहीं है कि हम भेद करें। हिंदू मुसलमानों के पूर्वज एक हैं, इतिहास को हम दोबारा नहीं रच सकते, वो जो है वो है और हमें आगे देखना चाहिए। हर मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढिए, उनको ऐसा न लगे कि वो हमसे अलग हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक ही हैं और हम आज कल की लड़ाई आज नहीं लड़ सकते। और जो भी हो, अगर बात लड़ने की भी हो, इस तरह से हम दोनों में थोड़ा मतभेद भी हो, तो बैठ के बातचीत करके करेंगे उसको हम हल। और जहाँ हम न कर पाए हम कचहरी जाएंगे। तो यानी कि जो हमारा ढांचा है जनतंत्र का, लोकतंत्र का, एक संवैधानिक गणतंत्र का, उसके अंदर सारी बातचीत होगी। उसके लिए किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, किसी को ऐसा नहीं महसूस करने दिया जाएगा कि वो हमारे हिस्सा नहीं है, या हम बड़े हैं वो छोटे हैं, या वो बड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भारत को महान बनाने के लिए ये आवश्यक है कि जो बातें हमने ईरान के विदेश मंत्री को आज कही, उन बातों को अपना मूल्य मान के चलें। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। धन्यवाद।